हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2026 के लिए पहले मिनी मॉक पेपर को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जैसा कि ग्रुप डी का परीक्षा 3 अगस्त से शुरू होने जा रहे हैं और आज 31 जुलाई हो चुका है, यानी कि 3 दिन बाद पेपर की शुरुआत होने जा रहा है। तो साथियों, परीक्षा से पहले आज का यह मिनी मॉक पेपर आप जरूर हल करके जाइए, जिससे कि साथियों आपको ये पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है और आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कैसे हल कर सके। तो यही सिद्धांत है कि इस क्लास को हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जो इस क्लास में हम लोग 50 सवाल देखने वाले हैं, जीके, करंट अफेयर, साइंस, मैथ और रीजनिंग के। तो भाई बस इस क्लास को आप देखिएगा अच्छी तरीके से, लेकिन हाँ, अपने परीक्षा में जाने से पहले इस मिनी मॉक पेपर को आप जरूर हल करिए, जिससे साथ ही आपको ये पता चल सके कि आपके पेपर में कैसे सवाल आने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक एक क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, सीधे आपकी परीक्षा में इसी तरह सवाल आएंगे। ठीक है, तो इस क्लास को आप जरूर देखिएगा। तो इन 50 सवालों में से केवल आपको 1819 सवाल सही करने हैं। ट्राई करिएगा कम से कम 1819 सवाल आप खुद से सही कर सके इस क्लास से। ठीक है, तो देखिए साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। तो साइंस के सबसे पहले हम लोग सवालों को देखेंगे। तो आपके पेपर में साइंस के पूरे 25 सवाल आने वाले हैं। उसके बाद जीके के सवाल देखेंगे, जो कि आपके पेपर में पूरे 20 सवाल आएंगे। उसके बाद साथियों रीजनिंग के सवाल देखेंगे, जो कि पेपर में सबसे ज़्यादा 30 सवाल आने वाले हैं। उसके बाद मैथ के सवाल देखेंगे, जो कि पूरे 25 सवाल आने वाले हैं। 100 सवाल का पूरा पेपर होगा। एक सवाल सही करने पे 1 नंबर, यानी कि 100 सवाल 100 नंबर का पूरा पेपर रहेगा। और हर एक सवाल पे 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा। ये ध्यान रखिएगा। पूरे पेपर को हल करने के लिए आपके पास 90 मिनट का टाइम रहेगा, लेकिन इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास केवल 25 मिनट का समय है। ठीक है, तो देखिए कितने समय में आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। निम्नलिखित में से प्रजनन की कौन सी विधि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि सुनिश्चित करती है? बताइए, निम्नलिखित में से प्रजनन की कौन सी विधि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि सुनिश्चित करती है? तो वो सातों अलैंगिक प्रजनन है। पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होंगे? गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? बताइए, गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए, यह ऊंचाई के साथ घटता, यह कथन गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग वक्ष गुहा में होता है? तो साथियों, इन अंगों में कौन सा अंग वक्ष गुहा में होता है? तो याद रखिए, फुफ्फुस होता है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? कार्बन यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्यात्मक समूह OH द्वारा दर्शाया जाता है? तो साथियों, कार्बन यौगिकों में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह OH द्वारा दर्शाया जाता है? तो साथियों एल्कोहल है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित में से कौन सा जीव के उत्तक का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा जीव के उत्तक का उदाहरण नहीं है? तो भाई न्यूरॉन नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? जब H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन के pH पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन के pH पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों यह घटता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। सामान्य परिस्थितियों में मानव महिला शरीर में निषेचन के बाद भ्रूण को कहाँ रोपित किया जाता है? साथियों, सामान्य परिस्थितियों में मानव महिला शरीर में निषेचन के बाद भ्रूण को कहाँ पर रोपित किया जाता है? तो याद रखिए, गर्भाशय अस्तर में रोपित किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो साथियों, आज की इस क्लास के सारे क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। इस क्लास के एक भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा मत। पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था में कणों की तीव्र यादृच्छिक गति सबसे अधिक होती है? तो साथियों, पदार्थ की किस अवस्था में कणों की तीव्र यादृच्छिक गति हो तो सबसे अधिक होती है? तो याद रखिए, गैस में भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? बताइए साथियों, ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो भाई इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में।
जब ऑक्सीडेशन होता है तो इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, और आगे बढ़ने से पहले जिन स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो साथियों ये पेपर में छपने वाला प्रश्न आप लोग अपने पास मंगा लीजिए, जीके, मैथ, रीजनिंग, साइंस का। तो जिस तरह से ग्रुप डी के पेपर में सवाल आते हैं और अंतिम दिनों में आपको केवल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो सारे क्वेश्चन साथियों इसमें हम आपको दे रहे हैं। तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करके मात्र साथियों 25 रुपये पे करके एग्जाम ओरिएंटेड हाई स्कोरिंग टॉपिक वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस सिलेक्शन की जो पूरी तैयारी हो जाएगी वो क्वेश्चन अपने पास आप मंगा लीजिए। तो यदि आपको चाहिए तो साथियों इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सारे क्वेश्चन अभी आप लोग मंगा लीजिए। कम समय में आपकी ज़्यादा तैयारी हो जाएगी इस पीडीएफ से, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक तत्व द्वारा निर्मित द्विपरमाणुक अणु है? तो साथियों कौन सा अधात्विक तत्व द्वारा निर्मित द्विपरमाणुक अणु है? तो साथियों O2 है भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या बनेंगे? किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो साथियों किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो वो साथियों सामग्री की प्रकृति पर निर्भर करती है। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, वह बल जो किसी वस्तु की गति की अवस्था को परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? वह बल जो किसी वस्तु की गति की अवस्था को परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? तो मेरे दोस्त असंतुलित बल कहलाता है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? मानव मस्तिष्क का मुख्य विचारक भाग कहाँ स्थित होता है? साथियों मेरे मानव मस्तिष्क का मुख्य विचारक भाग कहाँ पर स्थित होता है? तो अग्र मस्तिष्क में होता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14 को, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोरीन कार्बन अपरूप का रासायनिक सूत्र है? साथियों मेरे कौन सा फ्लोरीन कार्बन अपरूप का रासायनिक सूत्र है? तो C60 है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होंगे? अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर एक प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसी होती है? अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के ऊपर एक प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है वो इसको धनात्मक माना जाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन कर लीजिए, प्लस क्लास पे नए तो भाई क्लास को जरूर लाइक करिएगा। कोशिका केंद्रक में डीएनए निम्नलिखित में से किस पदार्थ के निर्माण के लिए सूचना स्रोत है? बताइए साथियों, कोशिका केंद्रक में डीएनए किस पदार्थ के निर्माण के लिए सूचना स्रोत है? तो साथियों प्रोटीन के लिए है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी तरल में डूबे हुए पिंड पर लगने वाले उत्प्लावक बल को प्रभावित नहीं करती है? कौन सी राशि किसी तरल में डूबे हुए पिंड पर लगने वाले उत्प्लावक बल को प्रभावित नहीं करती है? तो वो साथियों वस्तु का घनत्व है। सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, एल्डिहाइड में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित होता है? बताइए साथियों, एल्डिहाइड में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित होता है? तो भाई याद रखिए CHO होता है भाई ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या बनेंगे? विद्युत धारा को किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? तो साथियों मेरे विद्युत धारा को किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे, ठीक है। लास्ट में स्कोर पूछेंगे भाई, और आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें जरूर बताइएगा कि आप सभी का किस डेट को एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है? साथियों मेरे कौन सा प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है? तो स्वास्थ्य शिक्षा और चिकित्सा देखभाल रखता है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को हल करिए। एथेनॉल किस प्रकारात्मक समूह की उपस्थिति के कारण जल के साथ मिश्रणीय है? तो साथियों एथेनॉल किस प्रकारात्मक समूह की उपस्थिति के कारण जल के साथ मिश्रणीय है? तो मेरे दोस्त याद रखिए हाइड्रोक्सिल समूह है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 22 को, किसी गतिशील पिंड को विरामावस्था में लाने के लिए बाह्य बल द्वारा आवश्यक कार्य ये किसके बराबर होता है? किसी गतिशील पिंड को विरामावस्था में लाने के लिए बाह्य बल द्वारा आवश्यक कार्य किसके बराबर होता है? तो ये साथियों इसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, न्यूरॉन के किस भाग में केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है? बताइए साथियों, न्यूरॉन के किस भाग में केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए सेल बॉडी में होता है, यानी कि कोशिका कॉय में होता है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, जब किसी पदार्थ का तापमान बढ़ता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? साथियों मेरे, जब किसी पदार्थ का तापमान बढ़ता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घनत्व तो घटता है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या बनेंगे? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के कार्य को संदर्भित करता है? कौन सा विकल्प चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के कार्य को संदर्भित करता है? तो लिपिड का निर्माण है। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को, एक्सरसाइज दोस्ती का 17वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया था? देखिए 25 सवाल साइंस के आते हैं, तो 25 सवाल हमने साइंस का कंप्लीट करा दिया। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट जीके करंट अफेयर के सवाल को हल करना है। एक्सरसाइज दोस्ती का 17वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया था? तो साथियों मालदीव देश में किया गया था। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, निम्नलिखित में से किस महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक कहा जाता है? तो साथियों मेरे, किस महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक कहा जाता है? तो किला रायपुर खेल महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक कहा जाता है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के 39वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ था? सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के 39वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो हरियाणा राज्य में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो साथियों भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया? दोस्त मेरे याद रखिए केरल राज्य में। डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। केरल का नया नाम क्या है? केरलम हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, फरवरी 2026 में खाद्य और पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए मेरी रसोई योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी? बताइए साथियों, फरवरी 2026 में खाद्य और पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए मेरी रसोई योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो ये साथियों पंजाब राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो साथियों क्लास को जरूर लाइक करेगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करेगा। पुस्तक ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए, जो पुस्तक है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर किसके द्वारा लिखी गई है? तो भाई सुदीप्ता सेन गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रापी 2026 में पुरुषों की हाई जंप T63 श्रेणी में कौन सा पदक जीता? शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रापी 2026 में पुरुषों की हाई जंप T63 श्रेणी में कौन सा पदक जीता? मेरे दोस्त याद रखिए 16 पदक जीते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 के राइट आंसर क्या बनेंगे? डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान किस संस्थान द्वारा संचालित किया जाता है? बताइए, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान ये किस संस्थान द्वारा संचालित किया जाता है? तो साथियों याद रखिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, IOA द्वारा 2008 में इंडियन हॉकी फेडरेशन की समाप्त करने के बाद ये किसका गठन किया गया था? बताइए साथियों, IOA द्वारा 2008 में इंडियन हॉकी फेडरेशन को समाप्त करने के बाद किसका गठन किया गया था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा हॉकी इंडिया गठन किया गया था। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो साथियों मेरे जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है इसकी स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत की गई। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, जो NPS वात्सल्य योजना है इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष न्यूनतम कितनी धनराशि अंशदान की कोई सीमा नहीं है? तो साथियों जो NPS वात्सल्य स्कीम है इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष न्यूनतम कितनी धनराशि अंशदान की कोई सीमा नहीं है? तो भाई 1000 रुपये की कोई सीमा नहीं है।
डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन पुरुष एकल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? बताइए। भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत हैं, इन्होंने यूएस ओपन पुरुष एकल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीते थे। ठीक है मेरे दोस्त, बी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। टारगेट यही रखिएगा साथियों कि कम से कम 80 प्लस आप स्कोर करें अपने पेपर में। ठीक है। बोरी जिसे पहला निम्न पूरा पाषाण स्थल माना जाता है, तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए साथियों। बोरी जिसे पहला निम्न पूरा पाषाण स्थल माना जाता है, तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 39 को। यंत्र इंडिया लिमिटेड, इसको फरवरी 2026 में कौन सा दर्जा प्रदान किया गया? बताइए साथियों। यंत्र इंडिया लिमिटेड को फरवरी 2026 में कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है? तो मिनी रत्न श्रेणी पहले का दर्जा प्रदान किया गया है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। अगला सवाल को देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 40 को। ब्रिटिश सेना और बर्मा के बीच द्वितीय युद्ध कब आरंभ हुआ था? साथियों मेरे, ब्रिटिश सेना और बर्मा के बीच द्वितीय युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो याद रखिए 1852 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। अब देखिए साथियों, हम लोग रीजनिंग और मैथ के सवालों को हल करने वाले हैं। ठीक है। एक भी सवाल आपका रीजनिंग मैथ में गलती नहीं होना चाहिए भाई। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आएगा? 1211, 1212, 1215, 1210, 1219, 1208। देखिए साथियों, नंबर बढ़ रहा है, फिर उसके बाद घट रहा है, यानी कुछ ना कुछ इसमें लॉजिक है। तो ऐसा काम करिए कि आप लास्ट के केवल 2 अंक उठाइए। जैसे 11, इसमें केवल 12 ले लीजिए, इसमें केवल 15 ले लीजिए, इसमें का केवल 10 ले लीजिए, इसमें केवल 19 ले लीजिए और इसमें केवल 08 ले लीजिए। अब देखिए सभी, जब इस तरह के सवाल है, बढ़े फिर घटे, फिर बढ़े फिर घटे, तो हमेशा याद रखिए इसमें कुछ ना कुछ एक छूटा रहता है, जैसे छोड़ा रहता है। जैसे देखिए 11 से 15 यानी +4, बीच में देखिए छोड़ दिया, फिर 15 से 19 -4 कर दिया, +4 ना भाई, 15 4 19 होता है। फिर उसी प्रकार से 19 के बाद हम 08 को छोड़ेंगे भाई, तो 19 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 23। यानी कि 12 देखिए सभी में कॉमन है, यानी कितना हो जाएगा? 12 से 23 आपका आंसर होगा। तो ये देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए जो छोड़ा था उसको देखिए, 12 से 10 देखिए -2, 10 से 8 -2, तो उसी प्रकार 8 से फिर 2 करेंगे तो 06 आ जाएगा। देखिए प्रश्न में 06 दिया होगा, देखिए यहाँ पे 06 दिया है यहाँ पे। ठीक, समझ में आप सभी को? ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 42 को। एक निश्चित कूट भाषा में ऑटो को 26 83 के रूप में और टूर को 81 36 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो दी गई कूट भाषा में आर का कूट क्या होगा? बताइए साथियों। ऑटो है AUTO, ऑटो में 4 अक्षर हैं, तो इसके लिए अलग 4 कोड क्या है? 26 83। और टूर में 4 अक्षर हैं, तो इसके लिए अलग 4 कोड क्या है? 81 36। तो पूछा कि इसका आर का। देखिए साथियों, पहले तो सिंगल पूछेगा तो कॉमन चेक करेंगे। ऑटो में देखिए आर नहीं है, केवल टूर में आर है, यानी कि आपका आंसर मेरे दोस्त इसी मिलेगा। तो जो इनका कोड है, नंबर है, एलिमिनेट करिए। जैसे देखिए 6 ऑटो में है, टूर में 6 है, तो एलिमिनेट हो जाएगा। 8 देखिए ऑटो में है, टूर में 8 है, तो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर 3 आपका ऑटो में है, टूर में भी 3 एलिमिनेट हो जाएगा। बच रहा है कौन सा साथियों? ऑटो में 2 बच रहा है और टूर में 1 बच रहा है, तो जिसमें आर रहेगा वही में आपका आंसर होगा। तो आर किस में है? टूर में, तो 1 बचा है, तो यही आपका एक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, आप सभी को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या निकल के आएगा? हल करिए साथियों। ABCD WX और Y एक सीधे पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। एक सीधी ऐसे पंक्ति है। ठीक, कितने लोग हैं? 2 2 4 2 6 7 लोग। 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग। ठीक, अब हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करेंगे। डी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, तो बायां देखिए इधर होता है, दायां इधर होता है। साथियों मेरे, डी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा, तो डी के इधर कोई नहीं बैठा, तो डी को सबसे बाईं ओर बैठा देंगे। फिर देखिए डी और सी के बीच केवल 4 व्यक्ति, डी तो ऑलरेडी बैठा है, तो सी को साथ यहाँ बैठा देते हैं, तो इसके बीच में देखिए 4 लोग आ जाएंगे। 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, डी और सी के बीच में। जो जो सवाल बोलेगा वही करना है काम। वाई के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। वाई के दाईं ओर
केवल 3 व्यक्ति, यानी कि साथियों उसके बाद ऐसा काम करें, y की दाईं ओर केवल 3, y की दाईं ओर केवल 3 ही लोग बैठे हैं, यानी कि साथियों y को यहाँ बैठा देते हैं। तो देखिए y की राइट साइड में केवल 3 लोग आ जाएंगे, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग। ठीक, ये लाइन क्लियर हो गया। फिर देखिए x जो है a के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, तो साथियों a के ठीक बाईं, यानी कि a को यहाँ बैठा कर x को यहाँ बैठा दीजिए, तो a के ठीक बाईं ओर यानी कि लेफ्ट में x बैठ गया भाई, कंप्लीट हो गया। उसका देखिए w जो है y का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए साथियों y यहाँ पर बैठा है, इसका निकटतम पड़ोसी w नहीं, यानी कि w यहाँ पे आ जाएगा भाई। अभी एक नहीं बैठा है, कौन? c नहीं बैठा, तो c को यहाँ बैठा लीजिए। अरे c तो बैठा है भाई, कौन है? b नहीं बैठा है, तो b को यहाँ बैठा लीजिए। देखिए सातों व्यक्ति बैठ गया पंक्ति में। अंतिम लाइन देखिए सवाल क्या पूछा है, W के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? देखिए W सबसे दाएं में बैठा है, तो इसकी बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। पहले पे तो C बैठा है, दूसरे के पे B बैठा है, तीसरे के पे Y बैठा है, तो Y बैठा है साथियों, Y के बाईं ओर तीसरे के स्थान पे कौन बैठा? Y। तो D ऑप्शन देखिए राइट आंसर हो जाएंगे। D ऑप्शन देखिए Y दिया है, तो ये आपका परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 को हल करिए। तनय अपनी कक्षा में ऊपर से 24वें, नीचे से 56वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तनय अपनी कक्षा में ऊपर से 24वें, नीचे से 56वें स्थान में, तो इसके भाई ऊपर का पोजीशन, नीचे का पोजीशन -1, 24, 56, 80 होता है, 80 में से घटा देंगे तो 79, यानी कि साथियों तनय कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 79। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपल सवाल है भाई। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? ECO, HFN, KIM क्वेश्चन मार्क। साथियों जब अक्षरों का श्रृंखला दे तो आपको एक ही काम करना है, केवल पहले अक्षर का रिलेशन निकालना है। देखिए E, H, K, देखिए E होता 5, H होता 8, K होता 11, तो साथियों 5 से 8 प्लस 3, 8 से 11 प्लस 3, तो इसमें लॉजिक देखिए प्लस 3 का लगा है। 11 3 14, 14 पे कौन आता है? N आता है। कौन सा ऑप्शन? देखिए N से शुरू है, केवल ऑप्शन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और कोई ऑप्शन N से शुरुआत किया नहीं किया है, तो हमेशा याद रखिए जब भी आपके पेपर में इस तरह का सवाल आए तो मेरे दोस्त आप पहले अक्षर का रिलेशन निकालिए, आपका पूरा लगभग 100% सवाल हल हो जाएगा। जैसे ये सवाल देखिए कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। निम्नलिखित तो श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए श्रृंखला आपका दिया है नंबरों का, इस तरह के सवाल में अंतिम लाइन में जो सवाल पूछता है वही आपको केवल पढ़ना है। ठीक है, जैसे देखिए ऐसे कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक है और ठीक बाद एक विषम संख्या है, यानी कि साथियों सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से कट जाती है। यानी कोई एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, कोई एक सम 4 संख्या है, इसके पहले कोई एक सम संख्या है और उसके बाद कोई एक विषम संख्या, तो इस तरह से आपको देखना है सम संख्या इसी श्रृंखला में भाई। ठीक, देखिए ऐसे कितने सम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक है और उसके बाद एक विषम संख्या है। देखिए सम संख्या साथियों 2 है, इसके पहले एक सम संख्या नहीं, ये देखिए 8 के पहले एक सम संख्या 2 है, उसके बाद एक विषम संख्या मिल गया 1। ठीक, फिर कहाँ पर है साथियों 6 के पहले विषम संख्या, ये नहीं होगा, 6 के पहले फिर दूसरे का देखिए 6, इसके पहले 6 है सम संख्या लेकिन उसके बाद एक फिर से 6 आ गया, ये नहीं होगा भाई। लेकिन लास्ट वाला 6 हो सकता है क्योंकि देखिए 6 है, इसके पहले 6 फिर विषम संख्या और एक देखिए विषम संख्या, तो 2 मिल गया भाई। ठीक है मेरे दोस्त, फिर कहाँ पे सम संख्या है? ये 4 के पहले 3 विषम संख्या, सम संख्या चाहिए हमें, नहीं होगा। फिर इसको देखिए कोई आपका साथियों सम संख्या दिया ही नहीं, यानी 2 ऐसे सम संख्या मिले जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या और बाद में एक विषम संख्या, यानी कि सॉल्व का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ये तो बहुत आसान सॉल्व हुआ भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 को हल करके बताइए। एक निश्चित कुल भाषा में नाइस लार्ज लैंड को CDAKPI के रूप में कुलबद्ध किया जाता है, लैंड इज फर्टाइल को RFPCAK के रूप में कुलबद्ध किया जाता है तथा कॉस्ट इज हाई को SIIGPC के रूप में कुलबद्ध किया जाता है। तो दी गई भाषा में फर्टाइल को किस प्रकार कुलबद्ध किया जाएगा? दोस्त मेरे आप सभी से क्या पूछा है, जब 3 कोड दे तो हमेशा याद रखिए जो आपसे पूछेगा उसको देखिए किसमें है, जिसमें रहेगा उसी में आपका आंसर हो जाएगा। पूछा क्या? फर्टाइल। देखिए फर्टाइल किसमें है? फर्टाइल पहले वाले में नहीं है,
दूसरके वाले में है, तीसरके वाले में देखिए नहीं है भाई, तीसरके वाले में नहीं है। दोस्त मेरे देखिए दूसरके वाले में फर्टाइल है ना, तो आपका आंसर इसी वाले कोड में मिलेगा, दूसरके वाले में। दोस्त मेरे आप सभी से फर्टाइल पूछा है ना, जब 3 आपको कोड दे तो हमेशा याद रखिए जिसमें आपका जो पूछा रहेगा उसी में आंसर होगा। देखिए फर्टाइल केवल इसी में, तो आपका कोड भी इसी मिलेगा। तो आप काम जानते क्या करेंगे, जो इनका कोड है ना, इनमें से किसी प्रकार 2 को एलिमिनेट करवा दीजिए। जैसे कैसे, देखिए एक बात बताएं आपको, देखिए आपका इसमें AK है, तो पहले वाले कोड में देखिए AK है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद साथियों देखिए PC, देखिए PC इसमें है और PC इसमें एलिमिनेट हो जाएगा। बच रहा कौन सा, RF। तो जिस प्रकार से फर्टाइल केवल सेकंड वाले में था, एक में था, उसी में देखिए RF भी आपका आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इस तरह से आप सवालों को हल करेंगे भाई, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट, याद रखिए जिसमें आपको फर्टाइल मिल जाएगा तो आप किसी तरह ना जो उसका कोड रहेगा तीनों में से 2 को आप कॉमन करवा के एलिमिनेट करवा दीजिए। जैसे देखिए हमने किसको किसको एलिमिनेट करवाया, AK देखिए इसमें था तो AK पहले वाले कोड में था, फिर उसको देखिए PC इसमें था, दूसरे के वाले में PC था। तीनों में कोई ना कोई आपको 2 ऐसे मिलेंगे, कॉमन जरूर मिल जाएगा भाई, तीनों मिलाकर। बच रहा RF देखिए आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। जिस तरह से फर्टाइल कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा ना, उसी प्रकार मेरे दोस्त आपको RF भी कोनों में आपको नहीं मिलेगा। तो यही से ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 48 कॉल करिए। यदि 1533 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 73 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन द्वारा 420 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय सेकंड में ज्ञात कीजिए। दोस्त मेरे सबसे पहले तो इसमें डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। दोस्त मेरे इसमें हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं पहले, डिस्टेंस अपन टाइम। पूछ कैसे, देखिए डिस्टेंस इसमें कितना दिया है, 1533 मीटर दूरी। जो साथियों जितनी भी लंबी ट्रेन रहती है वो वही दूरी होती है भाई, ठीक है। 1533 और टाइम कितना साथियों 73 सेकंड ले रहा है। तो इधर से पहले हम स्पीड निकाले, तो इसको हल करेंगे कितना आएगा, 73 दूना आपका 2 × 6 2 × 7 14 146 और 46 7 यानी 21 बार में, ये 21 बार में चलाया गया। अब साथियों आप जानते हैं कुल दूरी आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। कुल दूरी निकालने के लिए आप जानते हैं कि जो प्लेटफॉर्म पार करते समय भाई जो ट्रेन की लंबाई रहती है प्लस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई रहती है उसको हम ऐड कर देते हैं। उसी तरह होगा ना भाई, प्लेटफॉर्म को पार करते समय जो ट्रेन की लंबाई कितनी साथियों 1533 मीटर है, और साथियों जो आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई वो कितनी है साथियों, तो ट्रेन द्वारा 420 मीटर यानी 420 मीटर है भाई, ठीक। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 1533 420, 15 4 19 1953 आएगा भाई। तो यहाँ से 1953 आ जाएगा। 1 सेकंड साथियों 1533, तो यहाँ से भाई ट्रेन की लंबाई 1533 प्लस साथियों प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 420 है, तो इनको ऐड करने में कितना आ गया 15 4 1953 आ जाएगा, ठीक। अब साथियों प्लेटफॉर्म को सवाल क्या पूछा है कि प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय यानी T आप सभी से पूछ दिया है। देखिए यहाँ से आपने स्पीड निकाल दिया, यहाँ से कुल दूरी आपने निकाल दिया, डिस्टेंस निकाल दिया, स्पीड निकाल दिया। अब टाइम निकाल दीजिए भाई, रख कर 1953/21 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। प्लेटफॉर्म की आपको पार करने में समय मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा T बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपन में स्पीड। डिस्टेंस आपने टोटल 1953 निकाला, स्पीड आपने स्टार्टिंग में कितना निकाला था 21 निकाला था, हल कर दी कितना आएगा 93 आ जाएगा। तो 93 सेकंड लगेगा भाई, टाइम बराबर कितना होगा 93 सेकंड हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन बी सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। हमेशा याद रखिए कुल दूरी निकालने के लिए साथियों जो प्लेटफॉर्म पार करते समय ट्रेन की कुल लंबाई होती है, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है उसको आपको जोड़ना पड़ेगा। देखिए तो ट्रेन द्वारा 420 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार, तो 420 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करी है और ट्रेन की लंबाई कितनी साथियों 1533 मीटर है, तो इसको जोड़ दिया तो आपकी कुल दूरी निकल गया और स्टार्टिंग में आपने स्पीड निकाला था, ठीक। तो टाइम बराबर D/S हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 49 को। यदि 4000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 280 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत कितना होगा, बताइए साथियों। भाई साहब अंकित मूल्य कितना दिया है 4000, सेलिंग प्राइस कितना दिया है 280 रुपये, छूट प्रतिशत क्या फॉर्मूला होता है छूट प्रतिशत के लिए, MP - SP अपान में MP गुणा 100, हल कर दिए आंसर आ जाएगा।
4000 में से 280 माइनस करें कितना आएगा? तो सर ये 3720 MP 4000 मल्टीप्लाई 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल, 4 का भाग 372 में देना है। कितना होगा? 4 9 36, 37 में 36 1 4 92 यानी 93 आएगा। तो छूट प्रतिशत कितना होगा? 93%। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कितना आसान सवाल हुआ भाई आपके लिए, बताइए। हमेशा याद रखिए जब अंकित मूल्य दे और सेलिंग प्राइस दे तो हमेशा फॉर्मूला याद रखिए MP माइनस SP अपन MP गुणे 100। क्लियर? ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 50 को। एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 13 वर्ष है। तो साथियों 35 विद्यार्थियों की कुल आयु का कितना वर्ष है साथियों? यानी कि 35 गुणे 33 हो जाएगा भाई। 13 25 65 के 5 6, 13 39 6 45 यानी 455 के बराबर हो जाएगा। भाई सवाल क्या पूछा है? यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो भाई शिक्षक के आयु को भी शामिल करने पर कुल लोग कितने हो जाएंगे? 36 लोग हो जाएंगे कि नहीं? 36 लोग हो जाएंगे भाई। तो संपूर्ण समूह की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 14 वर्ष हो जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 14 छंग 84 के 4 8, 14 42 8 50। सवाल क्या पूछा? तो शिक्षक की आयु। तो भाई 504 में से 455 को घटाना पड़ेगा। शिक्षक की आयु कितनी होगी? टीचर की एज कितना होगा साथियों? 504 में से 455 को माइनस करिए, कितना होगा? 45 4 49 हो जाएगा भाई। तो मेरे दोस्त शिक्षक की आयु वर्ष में कितना होगा? 49 वर्ष होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है मेरे दोस्त, किसी प्रकार के यहाँ पे डाउट आप सभी को? भाई शिक्षक की आयु आप शामिल करेंगे तो जो पहले में 35 विद्यार्थी तो अब 36 विद्यार्थी हो जाएंगे ना। तो 36 गुणे अब उनकी जो औसत नया औसत आयु हो रहा है वो 14 वर्ष हो रही है। इतना क्लियर हो आप सभी को? तो कितना होगा भाई? 504 में से 455 को माइनस करेंगे तो 49 आएगा। तो यहाँ पे शिक्षक का आयु वर्ष में कितना होगा? 49 वर्ष होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों ये फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, लेकिन लास्ट वाला सवाल आपके लिए होमवर्क भी है। क्वेश्चन नंबर 51 का होमवर्क बताइए। 146 और 196 के बीच की कुल अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। ये होमवर्क है भाई। 146 और 196 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल एक और अपने आप से कटती है। बताइए साथियों इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेंगे? कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। सभी स्टूडेंट बताएंगे तो उम्मीद करूंगा साथियों आप सभी को पूरे 50 सवाल इस क्लास में तैयार हो चुका होगा। यदि साथियों आपको किसी भी सवाल पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए भाई। डाउट लेकर बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। वो साथियों PDF आप लोग जरूर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद साथियों शाम को 4 बजे एक नए पेपर के साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू भाई। मॉक टेस्ट लगा लीजिए। एग्जाम डेट आप लोग हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, और आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, वंदे मातरम।